हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। ये इस सीरीज का लेक्चर नंबर 91 है। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करें और सीक्वेंस में यहाँ तक आएँ। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप हमारी इस सीरीज़ को बहुत इंजॉय करेंगे और एग्ज़ाम में बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। आज के लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर कवर करेंगे, जो कि हुआ है लेनिन। लेनिन और उनके पॉलिटिकल थॉट को हम कवर करेंगे डिटेल में, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड। लेनिन कब और कहाँ पैदा हुए थे, ये एज सच तो नहीं पूछा जाता, बट ये पूछा जाता है कि कौन सा थिंकर कौन सी सेंचुरी में एक्टिव था, या इनके कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स आ सकते हैं और उनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए पूछा जाता है। इसलिए ये चीज़ें जाननी ज़रूरी होती हैं। तो लेनिन पैदा हुए थे 22 अप्रैल 1870 को, मींस 19th सेंचुरी में। ये 19th सेंचुरी के थिंकर थे, 19th सेंचुरी में ये पैदा हुए थे और इनकी डेथ होती है 1924। ये डेट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आगे जाके हम देखेंगे। 21 जनवरी 1924 को इनकी डेथ होती है। ये रशिया के इंपॉर्टेंट थिंकर थे, रशिया के इंपॉर्टेंट थिंकर थे। और आपने पढ़ा होगा कोल्ड वार के बारे में। कोल्ड वार किस किस के बीच में हुई थी? यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। तो जो ये यूएसएसआर था ना, इसके कहीं ना कहीं फाउंडर जो हैं वो लेनिन ही हैं। हम आगे डिटेल में चीज़ें देखेंगे। इनकी डेथ होती है 20th सेंचुरी में, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कहाँ डेथ होती है? सोवियत यूनियन में। लेनिन रशिया के एक रिवोल्यूशनरी थे, एक पॉलिटिशियन थे और एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे। लेनिन को कहा जाता है फर्स्ट हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सोवियत रशिया। याद रखना, सोवियत रशिया की बात की है हमने। सोवियत रशिया की जो गवर्नमेंट थी उसके फर्स्ट हेड कहा जाता है किसको? लेनिन को। कब? 1917 में। क्या किया था 1917 में? याद करो जरा। 1970 में रशियन रेवोल्यूशन आया था और रशियन रेवोल्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर थे लेनिन। इन्होंने मोनार्की को खत्म किया था और फर्स्ट हेड बने थे गवर्नमेंट ऑफ सोवियत रशिया के। कब से कब तक? 1917 से लेके 1924 तक। 1924 में इनकी डेथ होती है। 1924 से 2 साल पहले जो यूएसएसआर है, सोवियत यूनियन है, वो 1922 में इन्होंने गठन किया था सोवियत यूनियन का। और 1922 से 1924 2 साल ये हेड रहे सोवियत यूनियन के भी। सोवियत रशिया के रहे 1977 से लेके 1924, और इससे 2 साल पहले सोवियत यूनियन भी बन चुका था। ठीक है। अगर पूछा जाए कि सोवियत यूनियन के फाउंडर कौन थे, तो आप इजिली लगा देंगे कि लेनिन थे। सोवियत यूनियन कब बनता है? 1922 को। कब? कौन सी डेट को? 30 दिसंबर, 30 दिसंबर 1990, 30 दिसंबर 1922, 30 दिसंबर 1922 को सोवियत यूनियन बनता है लेनिन के द्वारा, और अगले 2 साल तक ये हेड रहते हैं। द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको यूएसएसआर कहते हैं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको सोवियत यूनियन कहा गया, वो एक ट्रांस कंटिनेंटल कंट्री थी। ट्रांस कंटिनेंटल मीन्स 2 कंटिनेंट के बीच में फैला हुआ। कहाँ कहाँ? स्पेंड मच ऑफ यूरेशिया। तो यूरेशिया क्या है? एक तरफ एशिया तो एक तरफ यूरोप। तो ये वाला एरिया 2 कंटिनेंट है ना, तो ट्रांस कंटिनेंटल। ठीक है, ट्रांस कंटिनेंटल। कौन सा एरिया? यूरेशिया। यूरेशिया मीन्स बाउंड्री, एक तरफ एशिया एक तरफ यूरोप। तो यूरोप और एशिया के इस इलाके को यूरेशिया कहते हैं। ट्रांस कंटिनेंटल कंट्री कौन बनी? सोवियत यूनियन। कब? 1922 में। खत्म कब होती है? 1991 में, कोल्ड वार जब खत्म होता है। ठीक है, कोल्ड वार कब से कब? हम पढ़ चुके हैं 1945 से लेके 1990। याद करो जब हमने फॉरेन पॉलिसी स्टार्ट की थी। ठीक है। एज फाउंडर एंड लीडर ऑफ बोल्शविक, बोल्शविक के ये फाउंडर थे। बोल्शविक क्या था?
ये कम्युनिस्ट पार्टी थी। आगे हम देखेंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी के दो टुकड़े हो गए थे, एक को कहते थे बोल्शेविक, तो बोल्शेविक को लीड कर रहे थे लेनिन, और बोल्शेविक या लेनिन ने ही रशियन रेवोल्यूशन लाया, और इस तरह से वर्ल्ड फर्स्ट सोशलिस्ट स्टेट बनी कौन? सोवियत यूनियन या रशिया। तो दुनिया की सबसे पहली सोशलिस्ट स्टेट, मार्क्सवादी स्टेट, मार्क्सिस्ट स्टेट कौन बनती है? रशिया बनता है। किसके एफर्ट से? लेनिन के एफर्ट से। कौन सी पार्टी थी इनकी? कम्युनिस्ट पार्टी, बोल्शेविक्स। क्या कम्युनिस्ट पार्टी की बात की थी मार्क्स ने? मार्क्स ने नहीं की थी। आगे हम देखेंगे कहां से आई ये पार्टी। हिज हिज गवर्नमेंट, लेनिन की गवर्नमेंट ने रशियन सिविल वार भी जीता, और एक वन पार्टी स्टेट का गठन किया अंडर कम्युनिस्ट पार्टी। आइडियोलॉजी से ये एक मार्क्सिस्ट थे, मार्क्स की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, बट उसमें इन्होंने कुछ चेंजेस लाई, मार्क्सिज्म में कुछ मॉडिफिकेशन लाई, और इनकी आइडियोलॉजी को बोला जाने लगा लेनिनिज्म। इनकी आइडियोलॉजी को बोला जाने लगा लेनिनिज्म। तो लेनिनिज्म क्या है? मार्क्स में ये कुछ मॉडिफिकेशन लाते हैं। क्या क्या मॉडिफिकेशन लाते हैं वो हम आगे देखेंगे। मार्क्स की आइडियोलॉजी क्या थी? आपने मार्क्स पढ़ चुके हैं, हम मार्क्स को डिटेल में कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वेस्टर्न थिंकर और मार्क्सिज्म को पढ़ना हो तो मैं एक सीक्वेंस बताता हूँ। आपने सबसे पहले पढ़ना है मार्क्स को। मार्क्स से पहले भी आपने सॉक्रेट, अरिस्टोटल, प्लेटो वो तो पढ़ने हैं, हीगल पढ़ना है। वहां से आपको डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का कंसेप्ट पता चल जाएगा कि ये कैसे कैसे बना। बट जो सोशलिस्ट फिलॉसफी अगर पढ़नी है तो सबसे पहले मार्क्स को पढ़ना है। मार्क्स के बाद आपने सेकंड नंबर पे पढ़ना है लेनिन को। लेनिन के बाद आपने पढ़ना है ग्राम्सी को, एम एन राय को, और मो जेडोंग को। मो जेडोंग चाइना में रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं, एम एन राय इंडिया में, और ग्राम्सी इटली में, लेनिन रशिया में। तो जो मार्क्स का एक सपना था, जो सपना कहीं ना कहीं दब गया था, उस सपने को जिंदा किया लेनिन ने। क्या सपना था? मार्क्सिज्म को डेवलप करने वाले दो पर्सन थे। एक तो कार्ल मार्क्स थे, एक उनके फ्रेंड थे, दोस्त थे, फ्राइडरिच एंजल। तो एंजल और मार्क्स ने मिलकर मार्क्सिज्म को डेवलप किया। कहाँ डेवलप किया? उनका जो वर्क था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा? कार्ल मार्क्स और एंजल दोनों ने। क्या था मार्क्सिज्म? ये एक सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक थ्योरी थी जो एनालाइज करती थी क्लास रिलेशंस और सोशिएटल कन्फ्लिक्ट्स। मतलब दो क्लास के बीच में रिलेशन और उनके बीच में कन्फ्लिक्ट, लड़ाई। कौन सी? किस में? कैपिटलिज्म में। कैपिटलिज्म क्या था? कैपिटलिज्म मीन्स एक टाइम था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था वेस्ट में, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में दो क्लासेस सामने आई थी। एक वो जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो अमीर हैं, जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, और दूसरे वर्कर। तो जो इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज के मालिक हैं, कैपिटलिस्ट हैं, हैव्स हैं, ठीक है, बुर्जुआ क्लास हैं, वो प्रोलिटरेट क्लास को या हैव्स नॉट क्लास को दबाते थे। कैसे? एक्सप्लॉइट करते थे। कैसे एक्सप्लॉइट करते थे? 24-24 घंटे काम करवाओ, सैलरी कम दो, दबा के रखो, कोई उनके ह्यूमन राइट का ध्यान नहीं देते थे, कम पैसा देते थे, टॉर्चर करते थे, स्लेव्स की तरह रखते थे। तो मार्क्स का मानना था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब ये प्रोलिटरेट क्लास, ये वर्किंग क्लास, इसको एहसास होगा कि हमारे साथ गलत किया जा रहा है, हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो ये अपने मालिक्स के खिलाफ, कैपिटलिस्ट के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और कैपिटलिज्म को उखाड़ के फेंक देंगे। और क्या आएगा? डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट्स। फिर उसके बाद सोशलिज्म और कम्युनिज्म की बात करते हैं। ये चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे अभी, ठीक है। तो क्या बोला मार्क्स और एंजल ने कि बात की कैपिटलिज्म की, ठीक है, क्लास स्ट्रगल होगी, और प्रिडिक्ट किया उन्होंने कि कैपिटलिज्म को खत्म करेगी प्रोलिटरेट क्लास या वर्किंग क्लास रेवोल्यूशन के द्वारा। तो इससे क्या होगा? मार्क्स क्या कहते थे? इससे एक क्लास लेस सोसाइटी बनेगी, एक स्टेट लेस सोसाइटी होगी। याद रखना, ये सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। दो के बीच में स्ट्रगल सबको पता होता है, बट सपना क्या था? क्लास लेस और स्टेट लेस
कम्युनिस्ट सोसाइटी, जहां मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होंगे वो कॉमन होंगे सबके लिए। कैपिटलिज्म कोलैप्स हो जाएगा। ये सब चीजें हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मेंशन, जो लिखते हैं एंजल और मार्क्स। ठीक है। और क्या कहते हैं कि ये जो रिवोल्यूशन होगा ये इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी में होगा, और ये एकदम होगा। वर्ड स्पॉन्टेनियस इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि ये इस डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो इन चीजों पर डिफरेंशिएट करेंगे लेनिन के साथ। लेनिन में स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, लेनिन में इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी नहीं होगी। क्या होगी वो आगे देखते हैं। तो 19th सेंचुरी में ऐसी बात की थी मार्क्स ने और किसने, एंजल ने। लेनिन ने क्या किया, लेनिन कहते हैं कि मैं अब 20वीं सदी में पहुंच चुका हूं और मुझे दिख रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बट यहाँ सिचुएशन तो टोटली बदल गई है। क्या हुआ है यहाँ, सिचुएशंस बदल गई हैं। वो सिचुएशन क्या है, वो कहते हैं, लेनिन कहते हैं कि यहाँ सिचुएशंस टोटली बदल गई हैं। यहाँ क्या हुआ है कि मार्क्स ने तो बोला था कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा, बट अब तो कैपिटलिज्म पूरी दुनिया में फैल गया है। पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म फैल गया है और इन लोगों ने अलग अलग कंट्रीज में कॉलोनीज बसा दी हैं। जैसे इंडिया की हम बात कर लेते हैं। इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में पुर्तगाली आए सबसे पहले, अंग्रेज इंग्लिश आए, डच आए, ठीक है, डेन्स आए, और कौन आए, फ्रेंच आए, फ्रांस वाले आए। तो ऐसे ये सारे लोग पूरी दुनिया में आगे पीछे जा रहे थे। जहां जहां इनको मार्केट मिल रही थी, जहां अंडर डेवलप्ड कंट्रीज मिल रही थी, वहां ये जा रहे थे और कॉलोनीज बना रहे थे। तो वो तो मतलब कैपिटलिज्म तो अब पूरी दुनिया में चला गया है, बॉर्डर एरिया को क्रॉस कर लिया है। तो ऐसा तो नहीं हुआ, बट वो कहते हैं, लेनिन कहते हैं, लेकिन मार्क्सिज्म तो एक साइंस है, इसको हम जाया नहीं होने देंगे। मार्क्स का सपना पूरा नहीं हुआ, बट मैं करूंगा। कैसे करूंगा, वो मार्क्सिज्म में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं और एक नया थॉट लेके आते हैं जिसको कहते हैं लेनिनिज्म। लेनिनिज्म क्या है, मॉडिफिकेशन इन ओरिजिनल थॉट ऑफ मार्क्स। लेनिन कहते हैं कि क्यों जरूरत है मॉडिफिकेशन की, मैं जो मॉडिफिकेशन की है या कर रहा हूं इसकी क्या जरूरत है। लेनिन कहते हैं कि मार्क्स ने तो बोला था कैपिटलिज्म कोलैप्स हो जाएगा, बट ऐसा तो नहीं हुआ। ये तो अब इंटरनेशनल लेवल पे फैल गया है। जैसे हमने इंडिया की एग्जांपल देखी, ठीक है, कॉलोनीज की फॉर्म में कैपिटलिज्म तो पूरी दुनिया में अब फैल रहा है, जहां वेल्थ को ड्रेन किया जा रहा है पेरेंटल इंपीरियल कंट्री में। कहते हैं कि इंपीरियलिज्म इज हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म इवन देन नो साइन ऑफ कोलैप्स। वाई, कहते हैं कि इंपीरियलिज्म जो है वो कैपिटलिस्ट की हाईएस्ट स्टेज है। ये एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि इंपीरियलिज्म इज हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये किसने बोला था, तो ये बोला था लेनिन ने। क्या होता है इंपीरियलिज्म, जैसे इंग्लैंड की एग्जांपल लेते हैं। इंग्लैंड इंडिया में आके ईस्ट इंडिया कंपनी खोली, ईस्ट इंडिया कंपनी खोली। पहले उन्होंने ट्रेडिंग का काम किया, वो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, और आस्ता 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 इंडिया के अफेयर्स में इंटरफेयर करना स्टार्ट किया। और उसके बाद 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में जीत दर्ज की, ठीक है। उसके बाद 1760 1770 सॉरी 64 में 1764 में बैटल ऑफ बॉक्सर में उसने बड़े बड़े इंडिया के जो रूलर थे उनको हरा दिया। जैसे मुगल राजा को हरा दिया, लखनऊ के जो नवाब थे, बंगाल के नवाब थे, ये सब मिल के लड़े और इनको हरा दिया। और नेक्स्ट ईयर एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, उसके तहत काफ़ी सारा एरिया जो था वहाँ से टैक्स कलेक्शन के राइट जो थे वो ले लिए। याद है आपको, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो इस तरह से यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी दखल अंदाजी हो गई, और आस्ता 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 करते करते ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इंडिया में राज करने लगी और इंडिया को बना दिया एक ब्रिटिश कॉलोनी। तो क्या करते थे ये लोग, इंडिया से ये लोग कच्चा सामान लेते थे। जैसे सपोज करो इंडिया से आलू ले लिए, इंडिया से वूल ले ली, इंडिया से काटन ले लिया, और इसको ये लेकर चले गए इंग्लैंड में। वहां जाके इन्होंने क्या किया, वहां जाके इन्होंने जैसे आलू लिए तो चिप्स बनाए, वूल लिए तो उसके जैकेट्स बनाए, कॉटन लिए तो उसके और कपड़े वगैरह बनाए। तो बना के वो कपड़े, वो जो क्या कहते हैं, जो उन्होंने गुड्स बनाया, फुली फर्निश्ड गुड्स को वो फिर से इंडिया में लेके आए
और इंडिया के लोगों को महंगे दामों में बेचा, और जो इनकम आई उस इनकम को वो फिर से वापस ले गए कहाँ, इंग्लैंड में। तो ऐसे ही ये कॉलोनीज में ये लोग काम करते थे। तो यही था इंपीरियलिज्म। तो यहां से क्या हो रहा है, ये इन कॉलोनीज से वेल्थ को ड्रेन करके लेके जा रहे हैं अपनी कंट्री में। तो लेनिन कहते हैं कोई कोलैप्स तो नहीं हुआ कैपिटलिज्म, उल्टा इंटरनेशनल लेवल पे फैल गया है और वेल्थ को ड्रेन किया जा रहा है इंपीरियल कंट्री में। ब्रिटिश इंपीरियल कंट्री थी इंग्लैंड, और इंडिया जो था उसकी कॉलोनी थी। तो इंपीरियलिज्म जो है वो हाईएस्ट स्टेज में है। तो कैपिटलिज्म की हाईएस्ट स्टेज होती है इंपीरियलिज्म, ऐसा बोला लेनिन ने। कोलैप्स के तो हमें साइन दिख नहीं रहे, क्यों नहीं दिख रहे, साइन क्यों नहीं दिख रहे, क्वेश्चन पूछते हैं। कहते हैं कि ड्रेन ऑफ वेल्थ जो कर रहे हैं ये लोग, जो मैंने एग्जांपल दी, ड्रेन ऑफ वेल्थ जो कर रहे हैं, यहां से ये पैसा दबा के लेके कमा के जा रहे हैं, और वहां जो इनके अपने वर्कर हैं उनका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बेटर हो रहा है। वर्किंग क्लास की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो रही है। अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये अपने वर्कर्स को अच्छी खासी सैलरी दे रहे हैं, उनके लिए पेंशन का प्रोविजन रख रहे हैं, उनके लिए इंश्योरेंस की फैसिलिटीज ये रख रहे हैं, उनके लिए और काफी सारे वेलफेयर के काम कर रहे हैं, उनकी हेल्थ पे काम कर रहे हैं। तो उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उनकी की जो प्रोलिटरेट सेक्शन था कैपिटलिज्म का, वो तो अब काफी बेटर हो गया है, क्योंकि वो काम जो प्रोलिटरेट्स वाला था ये वो कर रहे हैं अब कॉलोनीज में। तो अपनी कंट्री को तो ये ऊपर ले गए। तो रिवॉल्ट करेगा कौन, रेवोल्यूशन करेगा कौन, रेवोल्यूशन की तो जरूरत ही नहीं है अब। ये लोग क्यों करेंगे रेवोल्यूशन, द ड्रेन ऑफ वेल्थ यूज्ड फॉर वेलफेयर ऑफ वर्किंग क्लास, इससे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन उनकी बहुत बढ़िया हो गई है। तो रेवोल्यूशन कौन लाएगा और कहां लाएगा, सिचुएशन बदल चुकी है। लेकिन इसलिए हमें मार्क्सिज्म में कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। ऊपर बात की ना कि क्यों मॉडिफिकेशन की जरूरत है, तो मार्क्सिज्म में मैं बदलाव लाऊंगा। क्या बदलाव लाऊंगा, उन्होंने कंसेप्ट दिया कम्युनिस्ट पार्टीज का, उन्होंने कंसेप्ट दिया कम्युनिस्ट पार्टीज का। उन्होंने बोला कि रेवोल्यूशन अब अलग तरीके से होगा। कैसे, मार्क्स ने बोला था कि कैपिटलिस्ट कंट्रीज या इंडस्ट्रियलिस्ट जो कंट्री है वहां रेवोल्यूशन होगा, बट इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज में या कैपिटलिस्ट कंट्रीज में अब तो प्रोलिटरेट क्लास जो है वो बहुत बढ़िया हो चुकी है, वो रिवॉल्ट नहीं करेंगे। इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट या कैपिटलिस्ट कंट्री में रिवॉल्ट नहीं लाएंगे हम। कहाँ लाएंगे, हम लाएंगे कॉलोनीज में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने बोला कि रेवोल्यूशन जो है वो पेरेंट इंपीरियलिस्ट कंट्री या कैपिटलिस्ट कंट्री या डेवलप्ड कंट्री में नहीं होगा, वो होगा कॉलोनीज में, गुलाम जो कंट्रीज बनाई हुई हैं वहां होगा, लेनिन ने बोला। और बोला क्या करेंगे, और उन्होंने एक कम्युनिस्ट पार्टीज का कंसेप्ट लेकर आए। आज कम्युनिस्ट पार्टीज हैं पूरी दुनिया में, इंडिया में भी कम्युनिस्ट पार्टीज है, जम्मू कश्मीर में भी सीपीआई है, एक सीट जीत के आई है। कौन सी सीट, याद करो जरा, कुलगाम की। कौन है कुलगाम के एमएलए। तो ये कम्युनिस्ट पार्टीज का जो जाल बिछाया गया, इसके पीछे का आइडिया जो था वो मार्क्स नहीं थे, वो लेनिन थे। लेनिन कहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टीज जो हैं ये काम करेंगी वैन गार्ड ऑफ रेवोल्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो इतना है ना, इससे 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। पहला, कम्युनिस्ट पार्टीज का आइडिया किसने दिया, लेनिन ने दिया। दूसरा, किसने बोला कि कम्युनिस्ट पार्टीज विल एक्ट एज वैन गार्ड ऑफ रेवोल्यूशन, किसने बोला, लेनिन ने बोला। वैन गार्ड मीन्स ये फ्रंट रोल अदा करेंगी कम्युनिस्ट पार्टीज, ये मूवमेंट की लीडर होंगी कम्युनिस्ट पार्टीज। और रेवोल्यूशन जो है ये सेमी इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में होगा, या सेमी फ्यूडल कंट्रीज में होगा, या कॉलोनीज में होगा, या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में होगा। एकदम मार्क्स का उल्टा। मार्क्स ने बोला था कि जब पीक पे पहुंचेगा कैपिटलिज्म तो उसके वर्कर रिवॉल्ट करेंगे, उसके प्रोलिटरेट क्लास रिवॉल्ट करेगी। बट वो तो प्रोलिटरेट क्लास बहुत बढ़िया हो गई है, इसलिए हम रिवॉल्ट करवाएंगे कहाँ, करवाएंगे, होगा नहीं। मार्क्स ने बोला था स्पॉन्टेनियस होगा, ये बोल रहा है नहीं, स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, करवाना पड़ेगा। कौन करवाएगा, कम्युनिस्ट पार्टीज करवाएंगी। वैन गार्ड ऑफ रेवोल्यूशन का काम करेंगी कम्युनिस्ट पार्टीज। बट ये इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटीज या इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री में नहीं होगा, सेमी इंडस्ट्रियलाइज कंट्री में होगा, सेमी फ्यूडल कंट्रीज में होगा, कॉलोनीज में होगा। ठीक है। और यहां इन्वॉल्वमेंट ऑफ रेवोल्यूशनरी क्लास जो होगी वो पिजेंट्री क्लास होगी। क्यों, क्योंकि इन कंट्रीज में तो खेती बाड़ी होती है,
एग्रेरियन कंट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज तो है नहीं है, यहाँ तो किसान हैं, काम करने वाले फार्मर्स हैं, पीजेंट हैं, इसलिए प्रोलिटरेट या वर्किंग क्लास की जगह यहाँ पीजेंट्री क्लास होगी, जहां वेयर कैपिटलिज्म इट इज नॉट फुली एस्टेब्लिश। मार्क्स ने क्या बोला था? मार्क्स ने बोला था इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी में होगा रेवोल्यूशन। मार्क्सिज्म को मॉडिफाई किया लेनिन ने, तो बोला लेनिनिज्म। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट मॉडिफाइड कंसेप्ट हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये हम डिटेल में कवर करेंगे। कौन कौन से? पहला इन्होंने कंसेप्ट दिया, फर्स्ट कंसेप्ट इन्होंने दिया। अच्छा, सबसे पहले इन्होंने बात की, लेनिन ने बात की स्टेट के ऊपर। स्टेट पे लेनिन के क्या व्यूज हैं? स्टेट अच्छी है या बुरी है? कहते हैं स्टेट अच्छी नहीं है, स्टेट में प्रॉब्लम है। वो सारी चीजें सबसे पहले पढ़नी चाहिए हमें, लेकिन हम पढ़ेंगे एंड पे। क्योंकि एंड पे पढ़ेंगे, जब डिटेल में चीजें समझी होंगी तो तब आपको ज्यादा समझ आएगी। तो पहले वो अपने व्यूज देते हैं स्टेट के ऊपर, जो हम एंड पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद वो बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ इंपीरियलिज्म की। इनकी थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सिंपल पूछा जाता है। थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म किसने दी है? तो लेनिन ने दी है। तो कंसेप्ट ऑफ इंपीरियलिज्म या थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म को हम डिटेल में कवर करेंगे। फिर इन्होंने आइडिया दिया वैनगार्ड पार्टी का, कम्युनिस्ट पार्टीज का, वो हम पढ़ेंगे। फिर कम्युनिस्ट पार्टीज के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो बड़ी अलग टाइप की डेमोक्रेसी है, वो है डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन। डेमोक्रेसी में मोस्टली डिसेंट्रलाइजेशन होती है, यहाँ डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन है। तो ये भी हम डिटेल में कवर करेंगे अभी। बट क्या पता आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म किसने दी? लेनिन ने दी। या पूछा जाए कम्युनिस्ट पार्टीज या वैनगार्ड पार्टीज का कंसेप्ट किसने दिया? लेनिन ने दिया। या पूछा जाए डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट किसने दिया? तो लेनिन ने दिया। ठीक है, तो पहले हम ये कवर करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, एंड पे स्टेट करेंगे। बट मोस्टली लोग पहले स्टेट करते हैं। ठीक है, मैं एंड पे करवाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये बात करते हैं थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म की, किसने दी? लेनिन ने दी। लेनिन कहते हैं कि थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन। ये मार्क्स का इंटरप्रिटेशन है ग्लोबल कैपिटलिज्म में 20वीं सदी में। मार्क्स 19वीं सदी में थे, चीजें बदल चुकी हैं। ये क्या करते हैं 1916 में, याद करो जरा 1916 में इंडिया में क्या हुआ था? एनी बसंत और तिलक ने होम रूल लीग स्टार्ट की थी, लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आई थी, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स एक साथ आए थे। तो उसी साल रशिया में लेनिन ने एक पैम्पलेट लिखा। पैम्पलेट क्या होता है? एक सिंगल पेज ऑफ पेपर होता है जिसके ऊपर किसी एक चीज के बारे में डिटेल में मेंशन किया होता है। तो इस पैम्पलेट में वो लिखते हैं इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, जहां वो थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म की बात करते हैं। तो थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म किसने दी? लेनिन ने। कब? 20th सेंचुरी में। कब? 1916 में। कहा? उनके पैम्पलेट में। पैम्पलेट का टाइटल क्या था? इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। द वर्क वाज एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द ग्लोबल डायनेमिक्स ऑफ कैपिटलिज्म। इंटरनेशनल लेवल पे जो कैपिटलिज्म फैल रहा था उसके बारे में वो बताना चाहते हैं, और बताते हैं कि वर्ल्ड वार वन जो है 1914 में जो स्टार्ट हुई थी, 1914 से 1918, कहते हैं कि वर्ल्ड वार वन का जो इंपॉर्टेंट काज है ना, वो कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म खत्म करने की बात की थी मार्क्स ने, बट इतने बड़े लेवल पे फैल गया है कि पूरी दुनिया में ये इसने वर्ल्ड वार करवा दी। डिफाइन करते हैं लेनिन इंपीरियलिज्म को, कहते हैं कि इंपीरियलिज्म हाईएस्ट और फाइनल स्टेज है कैपिटलिज्म की। तो मार्क्स ने तो बोला था जब हाईएस्ट स्टेज पहुंचेगी तो वहां रेवोल्यूशन होगा। ये कहते हैं कि इंपीरियलिज्म ही हाईएस्ट स्टेज है कैपिटलिज्म की, जिसमें डोमिनेंस है मोनोपोलीज की, फाइनेंशियल कैपिटल की, एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल, गुड्स की बजाय कैपिटल एक्सपोर्ट की जा रही है। जैसे मैंने अभी बात की आपको, इंडिया की एग्जाम्पल देखें तो इंडिया में एक थ्योरी है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी? दादा भाई नौरोजी ने दी। तो ये थ्योरी क्या बात करती है? ये थ्योरी बात करती है कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, इंडिया की वेल्थ को ड्रेन कर रहे हैं। अब कपड़े धोते हैं ना, कपड़े धोने के बाद ऐसे कपड़े को निचोड़ते हैं ना, निपीटते हैं, तो ड्रेन करते हैं ना उसको। कहते हैं ऐसे निचोड़ी जा रही है हमारी वेल्थ। इंडिया कभी सोने की चिड़िया हुआ करती थी गुप्ता एम्पायर के टाइम, तो आज क्या हाल कर दिया है अंग्रेजों ने।
ड्रेन ऑफ वेल्थ पूरी दुनिया में हर जगह अंग्रेज कर रहे हैं। कौन सारे, चाहे वो पुर्तगाली हों, चाहे डच हों, चाहे डेन्स हों, चाहे वो स्पेन वाले हों, चाहे वो फ्रांस वाले हों, सब यही काम कर रहे हैं और ये सारे की सारी कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं। तो क्या कर रहे हैं, ये हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेकर जाते हैं, तो अपने वहां लेकर वहां से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बना के लाते हैं, उनको महंगे दामों में, रॉ मटेरियल बहुत कम पैसों में लेके जाते हैं और हमारे यहाँ महंगे दामों में बेचते हैं। जो पैसा आता है उसको फिर से वहां लेके जाते हैं और नई नई मार्केट ढूंढते हैं, वहां इन्वेस्ट करते हैं, वहां से प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, तो 5 फीचर बताते हैं लेनिन इंपीरियलिज्म के। 5 फीचर कौन कौन से? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड कैपिटल, प्रोडक्शन और कैपिटल की कंसंट्रेशन हो रही है, मोनोपोलीज हो रही है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मोनोपोलीज किसकी वजह से? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्शन की वजह से। दीज मोनोपोलीज डोमिनेट द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कैपिटलिस्ट कंट्रीज, तो कैपिटलिस्ट कंट्रीज की इकोनॉमिक लाइफ को डोमिनेट किया जा रहा है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को क्वीन एलिजाबेथ ने मोनोपोली दी थी कि ईस्ट में जाके, वेस्ट में वो है ना, हम उनके ईस्ट में जाके सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी काम करेगी। याद है आपको, जब बाद में और कंपनीज आती हैं तो 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म होती है, 33 में कंप्लीट मोनोपोली खत्म होती है, 1830 में चाइना के साथ ट्रेड और टी को छोड़ के बाकी मोनोपोली खत्म होती है, 1833 में कंप्लीट मोनोपोली खत्म होती है। तो ये चीज़ें पढ़ी हैं हमने, नहीं पढ़ी तो इंडियन पॉलिटी में पढ़नी है। तो ये चीज़ें तभी हो रही थी। एक्सपोर्ट किया जा रहा है कैपिटल का, कमोडिटीज का नहीं, कैपिटल का। जैसे मैंने बताया, यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जा रहे हैं, वहां से फिनिश्ड प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं और यहाँ से पैसा बना के वापस लेके जा रहे हैं और फिर और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ढूंढ रहे हैं, वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको कॉलोनीज बना रहे हैं। और फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल मोनोपोलिस्ट कैपिटलिस्ट एसोसिएशन, तो इंटरनेशनल लेवल पे एक मोनोपोलिस्ट कैपिटल एसोसिएशन बन रही है कंट्रीज की और ये पावर के लिए आपस में लड़ रही हैं और इसी की वजह से वर्ल्ड वार 1 हुआ है। ठीक है, इन आपस में जो ग्रुप हैं उनके बीच में दुश्मनी है। जैसे इंग्लिश में और फ्रेंच के बीच में, हमने इंडिया में भी देखा कैसे एंग्लो फ्रेंच वार्स होती है और बाहर भी काफी सारी वार्स होती है। तो कहते हैं कि ये तो सारा कैपिटलिज्म का देन है, कैपिटलिज्म की वजह से ही तो ये लड़ाइयाँ हो रही हैं बड़ी बड़ी, कि एक दूसरे से स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा है, तो ये खत्म कैसे होगा? कोलैप्स तो होगा ही नहीं। पर्पस क्या था थ्योरी का? एक्सप्लेन किया उन्होंने वर्ल्ड वार 1 को और जो कैपिटलिस्ट दुश्मनियां हैं, रिवैलरीज हैं कॉलोनीज के बीच में। ठीक है, और चैलेंज किया इन्होंने कोट स्काई थ्योरी को। कोट स्काई थ्योरी क्या है? कोट स्काई थ्योरी बात करती है अल्ट्रा इंपीरियलिज्म की, पीसफुल कैपिटलिज्म की बात करती है कि कैपिटलिज्म तो एक पीसफुल तरीका है। ठीक है, इसको चैलेंज किया और बोला कि इसकी वजह से अनइवन डेवलपमेंट हो रहा है कैपिटलिज्म का। ये कॉलोनीज जो बना रहे हैं, कॉलोनीज का बेड़ा गर्क हो रहा है और ये अमीर होते जा रहे हैं। इसलिए रेवोल्यूशन करने के लिए जो ये कॉलोनीज हैं, इनमें पोटेंशियल है, हम यहाँ रेवोल्यूशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉलोनीज में अभी भी पिजेंट्री क्लास है, वर्किंग क्लास है, बट वो किसान है। लिंक टू रेवोल्यूशन क्या है? वीकेस्ट लिंक थ्योरी किसने दिया है? एग्जाम में पूछा जाएगा। वीकेस्ट लिंक थ्योरी दी है लेनिन ने। लेनिन कहते हैं कि अगर हमने रेवोल्यूशन करना है ना, तो सबसे पहले वीकेस्ट कैपिटल्स में जाना पड़ेगा, जहां कैपिटलिज्म अभी डेवलप नहीं हुआ। जैसे इंडिया है, जैसे रशिया है, जैसे चाइना था उस टाइम। तो रशिया जो है कैपिटलिस्ट कंट्री नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि लेनिन ने एडवांस कंट्रीज को चुना या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को चुना, या वीक कैपिटलिस्ट कंट्रीज को चुना, या सेमी इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज को चुना, या कॉलोनीज को चुना? तो उन्होंने कॉलोनीज को चुना, जहां एग्रेरियन इकोनॉमी थी वहां चुना और अब थ्योरी को मॉडिफाई किया। कैसे मॉडिफाई किया वो हमने बात की। रशिया जो है वो फर्स्ट सोशलिस्ट नेशन बना, किसके अंडर? लेनिन के अंडर। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट हुई 20वीं सदी में। हमने देखेंगे कि चाइना में सेम पैटर्न पर रेवोल्यूशन होता है, वियतनाम में होता है, क्यूबा में होता है, इंडिया में कोशिश करते हैं एम एन राय। और थर्ड वर्ल्ड मार्क्सिज्म के लिए एक बेस बन गया। स्टिल यूज टू एनालाइज आज के टाइम में भी हम बहुत सारे मार्क्सिस्ट स्कॉलर हैं जो ग्लोबल कैपिटलिज्म को एनालाइज करते हैं। लेनिन का एम क्या था?
कॉलोनीज में रेवोल्यूशन लाना, पेरेंट इंपीरियल कंट्री में रेवोल्यूशन नहीं लाना। सेमी डेवलप्ड कंट्रीज में लाना चाहते थे, या सेमी इंडस्ट्रियलाइज कंट्री में, या सेमी कैपिटलाइज कंट्रीज में। कौन रेवोल्यूशन लाएगा? पीजेंट्री क्लास लाएगी। लेकिन पेजेंट्री क्लास कहते हैं ये तो एक्सप्लॉइट की जा रही है, ये तो बेचारे अनपढ़ हैं, अवेयर ही नहीं है, ये कैसे लगाएंगे, कैसे लाएंगे रेवोल्यूशन? इसलिए हमें कम्युनिस्ट पार्टीज का सहारा लेना पड़ेगा। कम्युनिस्ट पार्टीज का कंसेप्ट दिया। तो नेक्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टीज का कंसेप्ट। लेनिन का आइडिया कम्युनिस्ट पार्टीज का क्या है कि रेडिकल डिपार्चर फ्रॉम क्लासिकल मार्क्सिज्म, जो पुराना मार्क्सिज्म है उससे चेंज कर रहे हैं, उसको बदल रहे हैं और रेवोल्यूशन लाने की स्ट्रेटजी बता रहे हैं। कैसे? वैनगार्ड पार्टी थ्योरी से। तो वैनगार्ड पार्टी थ्योरी किसने दी? लेनिन ने दी। क्या है ये वैनगार्ड पार्टी थ्योरी? ये कहती है कि कम्युनिस्ट पार्टीज विल एक्ट एज वैनगार्ड फॉर रेवोल्यूशन। ठीक है। इट वॉज इंस्ट्रूमेंटल सक्सेस ऑफ बोल्शेविक रेवोल्यूशन। जो रशियन रेवोल्यूशन था वो जिस पार्टी ने लाया वो कम्युनिस्ट पार्टी कौन सी थी? बोल्शेविक पार्टी थी, जिसको लीड कर रहे थे लेनिन। तो बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी कहते हैं, जो 1917 में हुआ, 1917 में, जिसने मोनार्की को खत्म किया और सोशलिज्म को लाया। ठीक है। की फीचर क्या है कम्युनिस्ट पार्टीज के? इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। फर्स्ट है वैनगार्ड ऑफ प्रोलिटरेट। तो प्रोलिटरेट का वैनगार्ड कौन करेगा? फ्रंट रोल किस लीडर कौन होगा? यही पार्टीज होंगी। लेनिन कहते हैं कि वर्कर्स जो है ना वो रेवोल्यूशन नहीं ला सकते, उनके अंदर अभी कॉन्शियसनेस नहीं है। ठीक है। हाँ, जो उनके लीडर हैं छोटे मोटे, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सैलरियां, वेजेस बढ़ा सकते हैं, वर्किंग कंडीशन अपनी ठीक कर सकते हैं, वर्किंग आवर्स को बढ़ा कम करा सकते हैं, या ट्रेड यूनियन कॉन्शियसनेस ही करा सकते हैं। जो उनकी ट्रेड यूनियंस हैं वहां छोटी मोटी डिमांड्स पूरी करा सकते हैं, बट ये इतनी कॉन्शियसनेस इनमें नहीं है कि ये एक रेवोल्यूशन लाएं और सत्ता को चेंज कराएं, मोनार्की को खत्म कराएं। इसलिए वैनगार्ड पार्टी का कंसेप्ट दिया। क्या है ये? स्मॉल आइडियोलॉजिकली एडवांस और प्रोफेशनल रिवोल्यूशनरी ग्रुप है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कैरेक्टरिस्टिक है वैनगार्ड पार्टी के या कम्युनिस्ट पार्टीज के। क्या है ये? एक छोटा ग्रुप है, आइडियोलॉजिकली ये लोग बहुत एडवांस हैं और प्रोफेशनल रिवोल्यूशनरी ग्रुप है। ये लीड करेगा वर्किंग क्लास को या पीजेंट्री क्लास को, उनको मोटिवेट करेगा, उनको मोबिलाइज करेगा, उनको अवेयर करेगा। ठीक है। यहां इनका कोट इंपॉर्टेंट बनता है कि क्लास पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस कैन बी ब्रॉट टू द वर्कर्स ओनली फ्रॉम आउटसाइड द इकोनॉमिक स्ट्रगल। के क्लास पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अगर हमने लानी है तो बाहर से हमें कैटलिज्म की जरूरत है, कैटलिस्ट की जरूरत है, और वो कैटलिस्ट का काम करेंगे कौन? वैनगार्ड पार्टी या कैपिटलिस्ट पार्टी। प्रोफेशनल रिवोल्यूशनरीज होंगे जो इसके मेंबर होंगे। द पार्टी शुड मेड अ फुल टाइम रिवोल्यूशनरीज होंगे इस पार्टीज में, पार्ट टाइम वाले मेंबर नहीं होंगे। डिसिप्लिन्ड होंगे, ट्रेंड होंगे और आइडियोलॉजिकली कमिटेड होंगे। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। जो कम्युनिस्ट पार्टीज में काम करने वाले मेंबर होंगे वो डिसिप्लिन्ड होंगे, वो ट्रेंड होंगे, वो रिवोल्यूशनरी होंगे, कमिटेड होंगे। हमें करना है तो करना है, सत्ता परिवर्तन करना है। पार्टी की मेंबरशिप याद रखना सब लोगों के लिए ओपन नहीं थी। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, जैसे डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वैसी नहीं थी, कम्युनिस्ट पार्टीज थी। और ये डिसिप्लिन लोग थे, ट्रेंड लोग थे, आइडियोलॉजिकली मार्क्सिस्ट थे। सिर्फ मार्क्सिस्ट को ही मेंबरशिप मिलती थी और मेंबरशिप ओपन नहीं थी सबके लिए, सिलेक्टिव थी और सेंट्रलाइज थी। वर्ड इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टिव एंड सेंट्रलाइज। और ये पार्टीज काम कैसे करती थी? डेमोक्रेसी थी इनमें, यस। डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन था। क्या था? डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन था। डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन लेनिन ने कंसेप्ट दिया, ये एंश्योर किया पार्टी यूनिटी को और सेंट्रलाइज लीडरशिप को। इसमें इंटरनल डिबेट होंगे, डेमोक्रेसी होगी, मतलब पार्टी के जो मेंबर्स हैं इसमें डिस्कशन होगा आपस में। इनका स्ट्रक्चर आगे हम फिर से देखेंगे। जो मेंबर हैं इसमें कुछ सीनियर मेंबर होंगे, कुछ नॉर्मल लोग होंगे। नॉर्मल लोग अपनी मांग, अपनी डिमांड, अपनी सजेशन रखेंगे, डिस्कशन होगा और फाइनल एक कंसेंसस पे पहुंचा जाएगा। एक बार जो फाइनल डिसीजन हो जाएगा वो सबको फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। डिसिप्लिन होगा, क्विक एक्शन होगा, स्पेशली क्राइसिस के टाइम। जब क्राइसिस आएगा एकदम से एक्शन लिया जाएगा। पार्टी का रोल सिर्फ कोई पॉलिटिकल पार्ट ग्रुप की तरह नहीं होगा, ये स्टाफ है। ये रेवोल्यूशन का स्टाफ के तौर पे काम करेंगे, एजुकेट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे और लीड करेंगे प्रोलिटरेट्स को या पीजेंट्स को।
डायरेक्शन देंगे वर्कर्स को और पीजेंट्स को कि कैसे एक्शन लेना है और कैसे कैपिटलिस्ट स्टेट को उखाड़ के फेंकना है, और इसके बाद आएगी क्या, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट। जो सपना था मार्क्स का डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट, वो लेकर आएंगे लेनिन कैसे, इन पार्टीज के द्वारा। पावर को सीज किया जाएगा, मोनार्की को उखाड़ के फेंका जाएगा, और कम्युनिस्ट पार्टीज जो हैं वो सत्ता को सीज करेंगी रेवोल्यूशन के द्वारा। एक बार पावर में आ जाएंगे तो सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो बिल्ड होगी इन इट बिकेम्स, और ये सेंट्रल अथॉरिटी बनेंगे सोशलिज्म को बनाने के लिए। जो डिक्टेटरशिप होगी ये टेम्परेरी होगी, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। रेवोल्यूशन के बाद जो प्रोलिटरेट्स की डिक्टेटरशिप होगी वो टेम्परेरी होगी। पार्टी की क्या होगा, पार्टी लीड्स टू डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट्स, वेयर जहां बुर्जुआ क्लास को दबा दिया जाएगा, कैपिटलिस्ट को दबा दिया जाएगा, स्टेट को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा एक सोसाइटी में, कम्युनिस्ट सोसाइटी में, और पार्टी जो रिप्रेजेंट करेगी वो वर्किंग क्लास के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, टेम्परेरली, इवन इफ इट टेम्परेरली रिस्ट्रिक्ट द डेमोक्रेटिक फ्रीडम, डेमोक्रेटिक फ्रीडम को टेम्परेरी रिस्ट्रिक्ट किया होगा। कैसे, आगे आपको समझ आ जाएगी। मार्क्स को और लेनिन को अगर हम डिफरेंशिएट करें, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। मार्क्स ने बोला था स्पॉन्टेनियस रेवोल्यूशन होगा, सडन होगा, कोई पार्टी का कोई रोल नहीं था यहाँ। यहाँ एक्टिव रोल है पार्टी का, पार्टी वैन गार्ड का काम कर रही है लेनिन में, फ्रंट रोल अदा कर रही है लेनिन में। मेंबरशिप सबके लिए ओपन थी मार्क्स की, बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ रिस्ट्रिक्टेड है और डिसिप्लिन है। रेवोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिस्ट सोसाइटी में होगा, मार्क्स ने बोला था। यहां लेनिन लेकर आए बैकवर्ड सोसाइटीज में, सेमी इंडस्ट्रियलाइज में या कॉलोनीज में। कॉन्शियसनेस की बात करें तो इन्होंने बोला था स्ट्रगल होगी, कॉन्शियसनेस अपने आप आएगी जब पाप का गड़ा फूटेगा कैपिटलिज्म वालों का और आंखें खुलेंगी वर्किंग क्लास की। बट ऐसा नहीं है, यहां कह रहे हैं कि बाहर से हेल्प की जरूरत होगी। कौन हेल्प करेगा, वैनगार्ड पार्टीज या कम्युनिस्ट पार्टीज। क्या इंपॉर्टेंट है एक्स्ट्रा, लेनिन पार्टीज वैनगार्ड होगी, ये कोई मास पार्टी नहीं है, ये सिर्फ फ्रंट रोल अदा करेगी, एक डिसिप्लिन है, यहाँ कमिटेड लोग हैं, रेवोल्यूशनरी हैं, जो चीजें हम पढ़ चुके हैं। सेंट्रलाइज और सीक्रेट वे में ये काम करेंगे, डिसिप्लिन होंगे। रेवोल्यूशन होगा और सत्ता को सीज कर दिया जाएगा, मोनार्की को फेंक दिया जाएगा। लेनिनिज्म का जो सेंट्रल आइडिया था वो सेंट्रल टू द आइडिया ऑफ लेनिनिज्म एंड सक्सेस ऑफ बोल्शेविज्म। ठीक है, सक्सेस हुए। यहां से कुछ क्वेश्चन बनेंगे। क्या, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का फाउंडर कौन था, तो याद रखना माओ जेडोंग ने रेवोल्यूशन लेकर आए थे, वो फाउंडर नहीं थे। माओ जेडोंग चाइना में रेवोल्यूशन लेकर आए थे, कुछ मॉडिफिकेशन की थी उन्होंने भी, वहां की कंडीशन के हिसाब से हम पढ़ चुके हैं माओ जेडोंग को। फाउंडर जो थे वो कौन थे, चेन ड्यूक्सियो एंड ली डजोहो, ली डजो, चेन डुक्सियो एंड ली डजो। ठीक है, और माओ जेडोंग। इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी एमएन राय 1925 में बनाते हैं, और इससे पहले एक कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया ताशकंद ग्रुप भी बनाया था 1921 या 2 में। बोल्शविक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी जो सोवियत यूनियन की होगी, जिसको लेनिन लीड कर रहे थे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूबन कम्युनिस्ट पार्टी कब बनी थी, 1965 में फिडेल कैस्ट्रो के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। क्यूबन कम्युनिस्ट पार्टी 1965 फिडेल कैस्ट्रो। और ग्रामसी इटली की कम्युनिस्ट पार्टी 1921 जनवरी। ठीक है, पढ़ चुके हैं। उसके बाद मैंने कुछ बड़ी सारी कम्युनिस्ट पार्टीज यहाँ लिखी हैं, उनके फाउंडर और डेट लिखी हैं। सारी आपको याद रखने की जरूरत नहीं, जो इंपॉर्टेंट थी मैंने बता दिया, फिर भी आप देख सकते हैं। सबसे पहली कौन है, सोवियत यूनियन कंट्री में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, लेनिन की पार्टी। बाद में ये टूट जाती है, बोल्शविक सेक्शन अलग हो जाता है। लेनिन इसके फाउंडर थे, 1903 में बनती है, 12 में ये बोल्शविक जो है अलग हो जाता है। 1917 में ये रेवोल्यूशन लेकर आते हैं और लेनिन फर्स्ट हेड बनते हैं सोवियत स्टेट के। उसके बाद चाइना की बात करें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, तो चिन ड्यूक्सियो एंड ली डजहो 1921, लेकिन रेवोल्यूशन यहाँ मो जेडोंग लेके आते हैं 1949 में, ये हम पढ़ चुके हैं। वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी हुची मिन 1930, ठीक है, और लेड इंडिपेंडेंस एंड रीयूनिफिकेशन ऑफ वियतनाम।
क्यूबा बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिडेल कैस्ट्रो बताया मैंने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा 1965 में बनती है, और क्यूबा का रेवोल्यूशन, क्यूबन रेवोल्यूशन 1959, ये डेट गलत हो सकती है, तो आपने सिर्फ इतना जो पूछा जाता है, फिडेल कैस्ट्रो क्यूबा 1965 में ये बनती है, और 1969 में होगा शायद रेवोल्यूशन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ फिडेल कैस्ट्रो याद रखना है आपने। कोरिया की पार्टी किम सेकेंड सुंग, इंपॉर्टेंट नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है, बता चुका हूँ, एम एन राय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिन्होंने आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ये भी 1964 में टूट गई थी, सीपीआई एंड सीपीआई मार्क्सिज्म, ठीक है। उसके बाद इटली की इंपॉर्टेंट है, 1921 21 जनवरी ग्रैम्सी। उसके बाद बाकी जो है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम इनका नेक्स्ट कंसेप्ट, डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन, ऊपर हम बात कर चुके हैं, फिर थोड़ा सा आगे बात करते हैं। डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन एक मेथड है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसीजन मेकिंग का, जो लेनिन लेकर आए थे। इट बिकेम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लेनिनिस्ट पार्टीज, कम्युनिस्ट पार्टीज का फंडामेंटल प्रिंसिपल बन गया था, स्पेशली कम्युनिस्ट पार्टीज ऑफ सोवियत यूनियन, ठीक है। क्या था ये? डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन एक सिस्टम है जहां फ्रीडम ऑफ डिस्कशन है, तब तक फ्रीडम ऑफ डिस्कशन होगी जब तक फाइनल डिसीजन नहीं बनता, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार फाइनल डिसीजन हो गया मींस पार्टी के अंदर फ्रीडम ऑफ डिस्कशन है, अपनी बात रख सकते हो आप। फाइनल जब डिसीजन फाइनल ले लिया जाएगा तो वो फाइनल होगा, वहां सबको उस डिसीजन को लेकर चलना है। इंटरनल डेमोक्रेसी है पार्टी में, एक्सटर्नल डिसिप्लिन है पार्टी में, और सेंट्रलाइज लीडरशिप है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? इंटरनल डेमोक्रेसी है और डिसिप्लिन है, लेकिन सेंट्रलाइज लीडरशिप सेंट्रलाइज है। इसका मतलब क्या है? मतलब पार्टी का एक स्ट्रक्चर है, पार्टी का स्ट्रक्चर है, सबॉर्डिनेट लोग होंगे, कुछ सीनियर लोग होंगे, ठीक है। एक सेंट्रल कमेटी होगी सीनियर्स की, यहाँ नीचे डिस्कशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बातें जो है हर किसी की बात सुनी जा रही है, तो फाइनल जो चीज़ ऊपर जाएगी और फाइनल पावर, फाइनल डिसीजन जो होगा वो सेंट्रलाइज लीडरशिप के पास होगा, सेंट्रलाइज लीडरशिप के पास होगा, ठीक है। आगे फिर से समझ आएगी आपको। डेमोक्रेटिक डिबेट बिफोर डिस्कशन ओपन है, डिबेट है, आप अपने ओपिनियन रख सकते हैं, सब चीज़ फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने व्यूज़, बट एक बार अगर डिसीजन हो गया तो वो डिसीजन सेंट्रलाइज होगा, अब उसकी पावर जो है वो सेंट्रल कमेटी के पास होगी। वंस द पार्टी कलेक्टिवली मेक अ डिसीजन इट बाइंडिंग ऑन ऑल मेंबर्स पे, ये बाइंडिंग है, अब कोई और क्रिटिसिज्म इसका नहीं कर सकता, सबको साथ लेके आगे चलना है। इसमें एक हायरार्की होगी, लोअर ऑर्गन्स सबॉर्डिनेट से हायर ऑर्गन, कुछ नीचे लोग होंगे, कुछ ऊपर होंगे। ऑल मेंबर्स मस्ट फॉलो डिसीजन फ्रॉम सेंट्रल लीडरशिप ने जो डिसीजन लिया, जो सेंट्रल कमेटी ने डिसीजन लिया वो मानना ही है। मींस ऐसे ये लोअर लेवल है, ये हायर लेवल है। लोअर लेवल को कहते हैं सेल्स, लोवेस्ट लेवल को क्या कहते थे? सेल्स। यहाँ सबकी डिमांड्स, एस्पायरेशन, इंटरेस्ट जो पे ध्यान दिया जाएगा, हर कोई अपनी बात रख सकता है। यहाँ से जब एक बात ऊपर जाएगी, डिसीजन हाईएस्ट लेवल पे जाएगा, जो सेंट्रल कमेटी होगी वो फाइनल एक्शन कमेटी होगी, और लीडरशिप जो है वो किसके हाथ में होगी? वो सेंट्रल कमेटी के पास में होगी। डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन तभी कहा जाता है इसको, पार्टीज के अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। कलेक्टिव लीडरशिप होगी, लीडरशिप एक्सरसाइज कलेक्टिवली, और अकाउंटेबिलिटी यूनिफाइड होगी। एंश्योर दैट पार्टी एक्ट एज वन बॉडी, स्पेशली क्राइसिस के टाइम, रिवोल्यूशन के टाइम। यूनिटी ऑफ ऑल एक्शंस, जितने भी एक्शंस होंगे वो यूनाइटेड वे में लिए जाएंगे, सब मेंबर्स को अपने ओपिनियंस को साइड रख के उस पर काम करना है, ठीक है। कैसे? सपोज करो यहाँ 50 बंदे हैं, 50 में से कोई एक डिसीजन जो है 50 में से 27 लोगों ने उसको फॉलो कर दिया, पीछे वाले जो हैं वो, बाकी वाले जो 23 हैं उन्होंने वो चीज़ नहीं मानी, बट एक बार अगर फाइनल डिसीजन ले लिया तो वो उनके लिए भी बाइंडिंग है, बाकी वालों को भी मानना है, और फाइनल अथॉरिटी सेंट्रल कमेटी होगी। लेनिन कहते हैं व्हाट इज टू बी डन एंड अदर वर्क्स, लेनिन आर्ग्यूड दैट विदाउट आयरन डिसिप्लिन रिवोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। वो कहते हैं डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, पार्टी की यूनिटी मेंटेन रहती है, लीडरशिप मासेस के लिए अच्छी है, और हालात ख़राब हैं, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है वो एक बना के रखने के लिए ये ज़रूरी है। लेनिन इसके कहते हैं कि इसका फ़ायदा है,
इंटरनल कोहिजन होगी, आपस में बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, रेवोल्यूशन के टाइम ये इफेक्टिव रहेगी और इससे मतलब क्योस नहीं होगा और फर्दर जो है डिवीजन नहीं हो पाएगी, इसीलिए वो कहते हैं सेंट्रल कमांड फॉर डिसाइसिव एक्शन। एक लाइन में बात करें सेंट्रल डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन की, तो ये व्लादिमीर लेनिन का कंसेप्ट है, एंश्योर पार्टी यूनिटी एंड सेंट्रलाइज लीडरशिप। ठीक है, क्रिटिसिज्म इसके बहुत ज्यादा हुए कि सेंट्रलाइज लीडरशिप मींस अथॉरिटेरियनिज्म। ठीक है, 1924 में लेनिन की डेथ हो जाती है, उसके बाद स्टालिन आते हैं, तो स्टालिन ने तो अपोजिशन को खत्म ही कर दिया था, एक डिक्टेटर टाइप बनना स्टार्ट हो गए थे, अथॉरिटेरियन बन गए थे। रिड्यूस पार्टी मेंबर टू मोर एग्जीक्यूटर स्टॉप डाउन डिसीजन, डिक्टेटरशिप ऑफ कम्युनिस्ट पार्टीज। चाइना में आज देख लो आप, कम्युनिस्ट पार्टीज है, वन पार्टी रूल है बट अथॉरिटेरियन रूल है, एक पार्टी की डिक्टेटरशिप है, तो ये इसके कुछ क्रिटिसिज्म थे। लास्ट अपना चलते हैं हम, लेनिन का व्यू क्या था स्टेट पे। लेनिन कहते हैं स्टेट को नेगेटिव वे में देखते हैं। लेनिन डेवलप्ड शार्प एंड रिवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ स्टेट, जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। लेनिन अडॉप्टेड द कंडीशन ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी ऑफ रशिया। वो कहते हैं उनके आइडिया बड़े क्रूशल थे। बोल्शेविक ने जो पावर को सीज किया था और प्रोलेटरिएट स्टेट बनाई थी, उसके पीछे कहीं ना कहीं उनके व्यूज थे स्टेट वाले। क्या थे? उनका एक पब्लिकेशन आता है 1917 में, जहां वो लिखते हैं द स्टेट एंड रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है स्टेट एंड रेवोल्यूशन किसका पब्लिकेशन है, किसका वर्क है, तो लेनिन का। कब? 1917 में। क्या बात करते हैं? कहते हैं कि स्टेट जो है वो क्या है, इज अ क्लास इंस्ट्रूमेंट। ये एक क्लास इंस्ट्रूमेंट है। दो क्लास हैं, कैपिटलिस्ट क्लास और प्रोलेटरिएट क्लास। तो जो प्रोलेटरिएट क्लास है ये जो कैपिटलिस्ट क्लास या बुर्जुआ क्लास है, ये प्रोलेटरिएट्स को दबाती है, एक्सप्लॉइट करती है। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन है। लेनिन, मार्क्स और एंजल को फॉलो करते हैं और कहते हैं कि स्टेट एक टूल ऑफ ऑपरेशन है, गलत चीज है। इट इज नॉट न्यूट्रल, ये न्यूट्रल नहीं है, ये रूलिंग क्लास की डिक्टेटरशिप है, रूलिंग क्लास के फेवर में चलती है। कैपिटलिज्म के अंदर जो बुर्जुआ है वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं, फेवर करती है स्टेट इसको। स्टेट एक ऑर्गन ऑफ वायलेंस है। ठीक है, स्टेट एग्जिस्ट टू मेंटेन डोमिनेंस ऑफ वन क्लास, एक क्लास की डोमिनेंस, कैपिटलिस्ट क्लास की डोमिनेंस चाहती है, जोर जबरदस्ती, पुलिस से, आर्मी से, कोर्ट से, ये सब चीजें स्टेट के कंट्रोल में है। लेनिन कहते हैं स्पेशल बॉडीज ऑफ आर्म्ड मैन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट के लिए किसने कहा स्पेशल बॉडीज ऑफ आर्म्ड मैन? लेनिन ने। जोर जबरदस्ती से रूल करती है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को फेवर करते थे या अगेंस्ट थे? तो फेवर नहीं करते थे, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं। लेनिन कहते हैं कि जो लिबरल डेमोक्रेसी है ना, ब्यूरोक्रेटिक डेमोक्रेसी, ये कुछ नहीं है, ये धोखा है, ये कैपिटलिस्ट डिक्टेटरशिप है, ये वोटिंग, इलेक्शन, राइट्स, ये इल्यूजन है। ये सिर्फ यही चाहती है कि कैपिटलिस्ट क्लास के पास पावर रहे। रियल डेमोक्रेसी कैन ओनली एग्जिस्ट अंडर प्रोलेटरिएट रूल। रियल डेमोक्रेसी लानी है तो प्रोलेटरिएट रूल के अंडर होगी, जहां बुर्जुआ क्लास को उखाड़ फेंका जाएगा। ठीक है, तो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट्स की बात करते हैं। जब हम स्टेट को उखाड़ के फेंक देंगे तो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट होगी, जो हमने देखा ऊपर हुई। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट परमानेंट नहीं होगी, ये एक ट्रांजिशनल फेस होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा। तो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट जो होगी ये परमानेंट नहीं होगी, ये एक ट्रांजिशन स्टेज होगी। इसके बाद कम्युनिज्म होगा, स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी बनेगी, ऐसा लेनिन मानते थे, बट स्टालिन आगे बाद में। बुर्जुआ को ये क्रश करेगी, इकोनॉमी को सोशलाइज करेगी, क्लास लेस सोसाइटी की शुरुआत होगी। द रिप्लेसमेंट ऑफ बुर्जुआ स्टेट, बुर्जुआ स्टेट की रिप्लेसमेंट प्रोलेटरिएट स्टेट से बहुत जरूरी है अगर हमने इन एक्सप्लॉइटर्स को सबक सिखाना है तो। विदरिंग अवे ऑफ स्टेट, तो स्टेट वीक हो जाएगी, जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो खत्म हो जाएगी और प्रोलेटरिएट जो है उनका डिक्टेटरशिप आएगी, बट वो भी लंबे टाइम तक नहीं चलेगी। स्टेट विदर के बाद हम क्या बनाएंगे? एक स्टेट लेस, एक क्लास लेस कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाएंगे। ठीक है, सोवियत एज न्यू स्टेट फॉर्म। लेनिन बिलीव करते हैं कि स्टेट जो होगी ना वो वर्कर्स काउंसिल्स होंगी, मतलब स्टेट को चलाएगा कौन? क्लास लेस सोसाइटी तो होगी,
उसमें गवर्नमेंट किसकी होगी, वर्कर्स काउंसिल्स होगी, वो जो ट्यूरिन वर्कर काउंसिल्स थी ना उनकी सरकार होगी, और यही बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोलिटरेट डेमोक्रेसी यही होगी। तो हैज पर लेनिन बेस्ट गवर्नमेंट कौन सी है, वर्कर्स काउंसिल्स की गवर्नमेंट है, प्रोलिटरेटियन डेमोक्रेसी है, प्रोलिटरेटियन डिक्टेटरशिप नहीं, वो एक ट्रांजिशन स्टेज है, उसके बाद प्रोलिटरेटियन डेमोक्रेसी आएगी, ये डेमोक्रेसी से अलग होगी। सोवियत डायरेक्टली रिप्रेजेंट, सोवियत जो है सीधे और सीधे वर्कर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, पीजेंट्स को और सोल्जर्स को। 1970 का जो रेवोल्यूशन था उसने सोवियत स्टेट रिप्लेस द बुर्जुआ क्लास को हटा दिया लेनिन की लीडरशिप में। ठीक है, अब देखते हैं नेचर ऑफ स्टेट की बात करते हैं, कैसा लेनिन क्या कहते हैं, रिवीजन है ये, क्लास बेस्ड टूल ऑपरेशन, मतलब एक्सप्लॉइट करती है ये वर्किंग क्लास को स्टेट, बुर्जुआ में सिर्फ और सिर्फ बुर्जुआ के इंटरेस्ट को देखती है, रेवोल्यूशन इसको डिस्ट्रॉय कर देगा और डिक्टेटरशिप होगी प्रोलिटरेट की, बट ये ट्रांजिशन फेस होगा, याद रखना। अल्टीमेट गोल होगा स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी बनाना, जिससे रिप्लेस होगा और नई जो बनेगी वो एक वर्किंग क्लास की डेमोक्रेसी होगी, प्रोलिटरेटियन डेमोक्रेसी। वन लाइन एमसीक्यूज क्या है, लेनिन स्टेट को एक टूल ऑफ रूलिंग क्लास देखते हैं, गलत चीज देखते हैं। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट एक ट्रांजिशन फेस होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट का विदर अवे होगा, स्टेट वीक होगी जब तो क्लास लेस सोसाइटी बनेगी। और लेनिन व्यू ऑन स्टेट कहाँ है, कौन सी बुक में, स्टेट एंड रिवोल्यूशन में। जो सोवियत काउंसिल्स होंगी वो सबसे बेस्ट होंगी गवर्नमेंट के लिए, आइडियल प्रोलिटरेटियन स्टेट जो होगी वो कौन होंगी, वो सोवियत काउंसिल्स होंगी, वर्किंग काउंसिल्स होंगी, यही सरकार चलाएंगी। मेजर वर्क्स कौन कौन से हैं, व्हाट इज टू बी डन, क्या किया जाए 1902 किसका है, लेनिन का। इंपीरियलिज्म हाईएस्ट स्टेज है कैपिटलिज्म की, 1916, वेरी 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 से भी वेरी इंपॉर्टेंट। द स्टेट एंड रिवोल्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1917। अप्रैल थीसिस किसने लिखा है, लेनिन ने, 1917। और लेफ्ट विंग कम्युनिज्म एंड इन्फेंटाइल डिसऑर्डर, 1920। तो ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन सी, व्हाट इज टू बी डन किसकी बुक है, लेनिन का वर्क है, कब, 1902। इंपीरियलिज्म हाईएस्ट स्टेज है कैपिटलिज्म की, 1916। स्टेट एंड रिवोल्यूशन 1917, जहां स्टेट के बारे में बात करते हैं, स्टेट अच्छी चीज नहीं है, ये एक्सप्लॉइट करती है, ये जो है ये आर्म्ड मैन की एक स्टेट है, पावर पे ही फोकस करती है। अप्रैल थीसिस किसकी बुक है, लेनिन की। लेफ्ट विंग कम्युनिज्म एंड इन्फेंटाइल डिसऑर्डर, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्विक रिवीजन करते हैं। तो रशियन रिवोल्यूशनरी थे, मार्क्सिस्ट थिंकर थे, बोल्शविक रिवोल्यूशन के लीडर थे, फाउंडर ऑफ सोवियत लीडर एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। लेनिनिज्म इनकी आइडियोलॉजी है, मार्क्सिज्म को ये मॉडिफाई करते हैं। मेजर वर्क कौन कौन से हैं देख चुके हैं। व्हाट इज टू बी डन, जिसमें वैनगार्ड पार्टी की बात करते हैं, तो वैनगार्ड पार्टी की बात कहाँ करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज टू बी डन। इंपीरियलिज्म हाईएस्ट स्टेज है कैपिटलिज्म की, 1916। स्टेट एंड रिवोल्यूशन, 1917। अप्रैल थीसिस, 1917। लेफ्ट विंग कम्युनिज्म एंड इन्फेंटाइल डिसऑर्डर, 1920। ठीक है, वैनगार्ड पार्टी क्या करेंगी, ये वैनगार्ड पार्टीज जो हैं ये हेल्प करेंगी रिवोल्यूशन के लिए। वैनगार्ड पार्टीज में डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन होगा, डिसीजन डिस्कशन सब चीजें होंगी, बट एक बार डिसीजन ले लिया वो फाइनल होगा। थ्योरी ऑफ स्टेट में कहते हैं स्टेट जो है वो टूल ऑफ ऑपरेशन है। ब्यूरोक्रेसी डेमोक्रेसी फेक डेमोक्रेसी है। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट्स की बात करते हैं, बट वो ट्रांजिशन फेस होगा। फाइनल गोल क्या है, स्टेट को विदर करना और कम्युनिज्म को लाना। इंपीरियलिज्म फाइनल स्टेज है कैपिटलिज्म की। ठीक है, अप्रैल थीसिस में किस किस चीज की बात करते हैं, अमन चाहिए, पीस, लैंड एंड ब्रेड की बात कहाँ हो गई है, अप्रैल थीसिस में। ऑल पावर्स टू द सोवियत को सारी पावर दे दो, अप्रैल थीसिस में। इमीडिएट विथड्रॉवल फ्रॉम वर्ल्ड वार फर्स्ट, सो अप्रैल थीसिस में। और रिजेक्शन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अप्रैल थीसिस में बात करते हैं। सोवियत पावर रिप्लेस बुर्जुआ इंस्टीट्यूशन, और कौन चलाएगा सरकार, वर्कर्स क्लास, यही होगी ट्रू प्रोलिटरेरियन डेमोक्रेसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1921 में इंट्रोड्यूस करते हैं। टेम्परेरी रिपीट टू लिमिटेड कैपिटलिज्म टू स्टेबलाइज इकोनॉमी आफ्टर सिविल वार। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या डिफरेंसेस हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क्स कहते हैं सिर्फ इंडस्ट्रियल सोसाइटी में रेवोल्यूशन होगा, इन्होंने बैकवर्ड में ला के दिखाया। ये कहते हैं स्पॉन्टेनियस होगा मार्क्स, इन्होंने बोला नहीं, वैनगार्ड का काम करेंगी कम्युनिस्ट पार्टीज। विदर अवे
पोस्ट कैपिटलिज्म, यहाँ डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट होगी। उसके बाद है इंपीरियलिज्म पे फोकस नहीं किया, इसके लिए सेंट्रल मेन चीज थी इंपीरियलिज्म, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। लेनिन पार्टी मॉडल कौन सा था? वैनगार्ड पार्टी मॉडल। लेनिन थ्योरी ऑफ स्टेट कहाँ है? स्टेट एंड रिवोल्यूशन में। हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1921, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अप्रैल थीसिस में बात करते हैं पीस, लैंड एंड ब्रेड, ठीक है। लेनिन एडवोकेट डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरेट, जो कि ट्रांजिशनल फेज होगा, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको नहीं समझ आया तो लास्ट के 1 मिनट में मैं पूरे का पूरा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। कहानी क्या है? कहानी ये है कि मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिज्म में क्या होगा, जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो प्रोलिटरेट क्लास को एक्सप्लॉइट करेगी। एक स्टेज ऐसी आएगी कि प्रोलिटरेट क्लास रिवॉल्ट करेगी और इस क्लास को क्रश कर देगी और डिक्टेटरशिप आ जाएगी प्रोलिटरेट की। लेनिन कहते हैं कि मैं 20वीं सदी में आ चुका हूं, अब कैपिटलिज्म इंपीरियलिज्म में बदल चुका है और इंपीरियलिज्म हाईएस्ट स्टेज है कैपिटलिज्म की, बट रेवोल्यूशन नहीं आया। लेकिन मार्क्सिज्म तो एक साइंस है, उसको हम वेस्ट नहीं होने देंगे, हम उसमें चेंज लाएंगे। क्या क्या चेंज लाएंगे? हम रेवोल्यूशन जो है वो लाएंगे कॉलोनीज में, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, सेमी डेवलप्ड कंट्रीज में। हम कैपिटलिस्ट में नहीं लाएंगे, ला सकते, क्योंकि वहाँ वर्कर की कंडीशन बढ़िया हो चुकी है, वो अब सोशियो इकोनॉमिकली अप हो चुके हैं। और यहाँ जो कॉलोनीज हैं वहाँ जो पिजेंट्री क्लास है वो भी अनअवेयर्ड है, उसकी हेल्प करेगी वैनगार्ड पार्टी या कैपिटलिस्ट पार्टी, ठीक है। कैपिटलिस्ट पार्टी में क्या होगा? डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन होगी, एक डिसिप्लिन होगा और ये लोग असिस्ट करेंगे, तो इस तरह से रेवोल्यूशन होगा और मोनार्की को उखाड़ के फेंका जाएगा। और उन्होंने फेंका मोनार्की को उखाड़ के 1917 में, ठीक है। तो ये थी कहानी। लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे नोट्स अवेल करने के लिए हमें व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लेनिन के टॉप MCQs डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।